आज की क्लास में हम लोग आवर्धन क्षमता के बारे में पढ़ेंगे। कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि अवतल दर्पण का उपयोग और उत्तल दर्पण के उपयोग। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आवर्धन क्षमता। तो हम लोग सबसे पहले आते हैं आवर्धन क्षमता है क्या। तो यहाँ पर बच्चों लिखा है आवर्धन क्षमता प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम क्या बोलेंगे बच्चों? आवर्धन क्षमता बोलेंगे। यानी ऊपर में हम प्रतिबिंब की ऊंचाई लिख देंगे, नीचे वस्तु की ऊंचाई लिख देंगे, तो इसी के अनुपात को हम लोग क्या बोलेंगे? आवर्धन क्षमता। इसे m से सूचित किया जाता है, यानी छोटी m से सूचित किया जाता है। तो m बराबर बच्चों क्या हो गया? प्रतिबिंब की ऊंचाई, जिसको h1 हम लोग बोले हैं, और वस्तु की ऊंचाई को h बोले हैं। यानी m बराबर सूत्र हो गया h1/h। ये पहला स्टार यानी ये फर्स्ट सूत्र हुआ। अब आवर्धन का बच्चों 3 सूत्र होता है, लेकिन आप लोग कंफ्यूजन नहीं करेंगे इसमें। तो इसका दूसरा सूत्र क्या होता है बच्चों? आवर्धन क्षमता m बराबर प्रतिबिंब की दूरी यानी v अब बटे वस्तु की दूरी u। ठीक है, यानी प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। और आप लोग यहाँ पर माइनस लगा देंगे, यानी कि m बराबर होता है -v/u। यहाँ पर भी माइनस आप लोग लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि आवर्धन का मान तो एक हो गया प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, और दूसरा आवर्धन क्षमता बराबर सूत्र क्या होता है? प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी, यानी m बराबर -v/u। ये दूसरा सूत्र हो गया। और आवर्धन का एक सूत्र और होता है, वो क्या होते हैं? तो m बराबर 1 - v/f। ये 3 सूत्र आप लोग को याद रखना है, जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग का बनेगा। अब बच्चों कंफ्यूजन कहाँ होता है, वहां हम लोग आते हैं। ये तो सूत्र हो गया। अब लिखे हैं कि अवतल दर्पण में आवर्धन क्षमता का मान। तो पहला है कि माइनस में होगा कब? जब प्रतिबिंब वास्तविक बने। यानी आप जानते हैं कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जो है बच्चों वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनता है। यानी कि 5 जगह पर वास्तविक बनता है और एक जगह दर्पण के पीछे काल्पनिक बनता है। तो जब प्रतिबिंब वास्तविक बने बच्चों, तो उस स्थिति में आवर्धन का मान ऋणात्मक होगा। और जब वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक बने, तो उस स्थिति में आवर्धन का मान क्या होगा? धनात्मक। तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो आवर्धन का मान ऋणात्मक, और काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा तो आवर्धन का मान धनात्मक। अब हम लोग उत्तल दर्पण में आते हैं। उत्तल दर्पण में आवर्धन क्षमता का मान हमेशा बच्चों प्लस में होता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या आएगा सर? तो क्वेश्चन ये आएगा कि आवर्धन क्षमता का मान हमेशा धनात्मक होता है, किसमें? उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में। तो आप लोग लगा देंगे उत्तल दर्पण में। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि आवर्धन क्षमता का मान कब प्लस में होगा, कब माइनस में होगा। और एक बच्चों ये भी याद रखेंगे, जब वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक बनेगा, तो उस स्थिति में आवर्धन का मान ऋणात्मक होगा। और जब वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा, तो उस स्थिति में आवर्धन का मान धनात्मक होगा। उत्तल दर्पण में दोनों प्लस में होता है, इसमें कहीं कंफ्यूजन की बात नहीं है। अब एक क्वेश्चन हम अलग से लिख दिए बच्चों, छाया कॉन्सेप्ट। अगर यदि मान लेते हैं कि पूरा बड़ा मीनार है, उसकी छाया यानी कि उसकी लंबाई आपको नापना, बिना चढ़े उस पर। या मान लीजिए कोई घर है 10 मंजिल का, उसको आपको नापना है। आप क्या करेंगे? तो उसके लिए इस एक सूत्र आप लोग याद रखेंगे बच्चों। 2 वस्तु रहेगा, मान लीजिए एक घर रहेगा और एक वस्तु आपको अपने से लेना है। तो पहले हम लोग सूत्र समझ लेते हैं, उसके बाद उदाहरण के द्वारा हम लोग समझेंगे। तो छाया सूत्र यानी छाया कॉन्सेप्ट क्या बच्चों? पहली वस्तु की ऊंचाई बटे दूसरी वस्तु की ऊंचाई बराबर होता है पहली वस्तु के छाया की लंबाई बटे दूसरी वस्तु की छाया की लंबाई। अब ये सर समझ में नहीं आया, आप फिर से बताइए। फिर से बच्चों हम बता रहे हैं। मान लेते हैं कि कोई मीनार है, यानी कि कोई मीनार है, उसकी लंबाई हमको ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों? मीनार की तो कोई तो छाया बनेगी ना। हम क्या करेंगे? अपनी से एक लंबाई मान लेते हैं, इतना बड़ा छड़ी की लंबाई ले लिए, उसको जमीन में मीनार के पास ही, यानी मीनार से थोड़ा दूर हट के ऐसे करके गाड़ देंगे। ठीक है, जैसे में आप लोग समझिए, ये हम लोग का फील्ड है, ये मीनार है बड़ा, ये मीनार है, इसकी लंबाई आपको ज्ञात करना है। ये मीनार बहुत बड़ा, हम लोग इस पर चढ़ के लंबाई ज्ञात नहीं कर सकते। आप क्या करेंगे? एक छोटी सी लंबाई की छड़ी या कुछ भी छोटा सा जिसको आप लोग नाप सकते हैं,
उसको मीनार के ही तल में गाड़ देंगे, यानी आसपास। उसके बाद बच्चों नापेंगे कि इसको 9 पे गाड़ेंगे, ये कितना मीटर का है, मान लीजिए 2 मीटर का है, ठीक है। इसकी लंबाई मालूम नहीं है। अब इसकी लंबाई अगर भी बच्चों मालूम नहीं है, इसका छाया मान लीजिए जिधर भी बनेगा उसकी लंबाई तो हम ज्ञात कर सकते हैं ना, क्योंकि छाया तो नीचे बनता है। इसकी लंबाई हम लोग ज्ञात कर पाएंगे। मान लीजिए छाया की इधर से बनाई ऐसे करके, ठीक है, और इसका छाया जो है इस तरह से बना, तो यहाँ से नीचे वाली तो लंबाई हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यही सूत्र लिखिए। क्या लिखे, पहले वस्तु, इसमें मान लेते हैं पहला वस्तु हम लोग का ये है और दूसरी वस्तु हम लोग का ये है, ठीक है। इसकी ऊंचाई मालूम नहीं है, h बराबर मालूम नहीं है, वाट। इसकी ऊंचाई 2 मीटर का हम ले लिए, या दो, जो भी छोटा मान लीजिए 2 मीटर का ले लिए। अब छाया की लंबाई तो यहाँ से हम नाप ही सकते हैं, नीचे मान लेते हैं कि यह कितना है, 5 ही मान लेते हैं, 2 है ना, तो ये मान लेते हैं कि इसको ऐसा करो ना बच्चों, इसको 4 मान लीजिए आप। ये दो वस्तु की ये जो है, ये पहली वस्तु है और ये दूसरी वस्तु, इसकी लंबाई मान लेते हैं हम 4 मीटर का लेते हैं, ठीक है। और इसकी छाया मान लेते हैं कि 3 मीटर का बन रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए, इसकी ऊंचाई तो हम लोग नहीं नाप सकते चढ़ के, इसकी लंबाई तो कुछ भी होगा ना। मान लेते हैं इसकी लंबाई आपको जो मन में मान लीजिए, मान लेते हैं कि यह कितना 6 सेंटीमीटर है या 6 मीटर में है। तो अब इसकी ऊंचाई कैसी हो जाएगा, क्योंकि आप लोग सूत्र से जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चों, कि पहला वस्तु इसको माने हैं, यानी पहले की ऊंचाई मालूम नहीं सर, अब बटे दूसरे की ऊंचाई कितना है, 4 लिख देंगे, 4 बराबर पहले की छाया की लंबाई, पहले की छाया की लंबाई बच्चों 6 और दूसरे की छाया की लंबाई 3। अब यहाँ से देखो, कोना कोनी गुना कर देंगे हम लोग, तो ये कितना हो गया, 3h बराबर 4 गुना 6 कितना हो गया, 24। 3 एकम 3 8 या 24, यानी कि h बराबर कितना हो गया, 8। 8 क्या हो गया, मीटर माने तो मीटर, सेंटीमीटर माने तो सेंटीमीटर। इस तरह से ये लंबाई जो होगा बच्चों, ये 8 मीटर का होगा। तो हम लोग देखें कि किसी भी जो जिसकी लंबाई अधिक हो, उसकी लंबाई यानी ऊंचाई हम बिना नापे, यानी बिना उस पर चढ़े ज्ञात कर सकते हैं। किस सूत्र से, तो छाया कॉन्सेप्ट सूत्र से। तो हमको उम्मीद है कि आप लोग को ये बात समझ में आई होगी। इसका डायग्राम आप लोग थोड़ा सा बढ़िया से बना लेंगे। ये मान लेते हैं कोई वस्तु छड़ी है या कोई भी वस्तु है, इसकी लंबाई नाप के हम लोग कितना किए थे, 4 ना, 4 है। और इसकी छाया की लंबाई मान लेते हैं इधर बना है, कितना माने थे छाया की लंबाई को, यानी कि पहले वस्तु की ऊंचाई बटे दूसरे वस्तु की ऊंचाई, पहले की 6 इसका 3 माने थे नहीं, 3। अब ये दूसरा वस्तु है, ठीक है, ये पहला वस्तु, ये दूसरा वस्तु, इसकी छाया की लंबाई, ये वस्तु है बच्चों और ये क्या है, छाया है, ठीक है। तो उसी प्रकार ये वस्तु है और ये छाया है। तो इस तरह से हम लोग बिना ऊपर चढ़े किसी भी किसी भी वस्तु जिसकी लंबाई बहुत ज्यादा हो, उसे हम लोग बिना चढ़े नाप सकते हैं। किस सूत्र से, इस सूत्र से। एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। आवर्धन क्षमता क्या है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहेंगे। इसे m से सूचित करेंगे। अवतल दर्पण में आवर्धन क्षमता का मान ऋणात्मक भी होगा और धनात्मक भी होगा, लेकिन उत्तल दर्पण में आवर्धन क्षमता का मान बच्चों हमेशा पॉजिटिव में होगा। उसके बाद छाया कॉन्सेप्ट याद रखेंगे आप लोग, और आवर्धन के लिए 3 सूत्र जो बताए उसको याद रखेंगे। पहला है प्रतिबिंब ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, दूसरा सूत्र है प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी, और तीसरा सूत्र है 1 माइनस v बटे f। v वस्तु की दूरी यानी प्रतिबिंब की दूरी, और f क्या है, फोकस दूरी। v को प्रतिबिंब की दूरी बोले है ना, हाँ। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आई होगी, आप लोग नोट करो बच्चों।